तो हॉट स्टॉक्स के इस खास पेशकश में सभी का दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट्स के आते ही रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि मुनाफा जो है वो गिरा है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है वो एकमुश्त खर्च है। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 72% डाउन है यहाँ पर। एनआईए का आंकड़ा देखेंगे आपको 10% जो है इसमें अप देखने को मिलेगा। ग्रॉस एनपीए का नंबर से आप देखेंगे यहाँ पे, तो ग्रॉस एनपीए में आप देखेंगे बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, और नेट एनपीए में भी लगभग आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। एक्सेप्शनल लॉस जो है आपके सामने स्क्रीन पर है 5680 का, और ये बेसिकली एनएमसी ग्रुप सेटलमेंट एक्सपेंसेस थे जिसका असर आपको देखने को मिला है। लोन ग्रोथ जो है वो मजबूत रही है, लेकिन मार्जिन पर देखिए साफ तौर पर दबाव देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी कटौती देखने को मिली। 21 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पर 2.77% के ऊपर ये चला गया है। कासा की बात करेंगे, वहाँ पर भी कमजोरी का स्थिति जो है वो देखने को मिली है, घटा है वहाँ पर, और 28 क्वार्टर्स में 37.7% पर आ गए। 28 क्वार्टर्स के सबसे निचले स्तर पर है। और एसेट क्वालिटी मैंने आपको बता दी, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जो है उसमें हल्की सी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्लिपेज रेशो है उसने एक हल्का सा पॉजिटिव स्थिति जो है वो दिखाई है। लोकेश सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। सर, रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं और आपका क्या अनुमान है? जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में है उनको क्या करना चाहिए, जो सोच रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं तो क्या करनी चाहिए या फिर अभी ठहरना चाहिए? मेरे हिसाब से हर्ष जी, मार्केट में करेक्शन अच्छा खासा हो चुका। जी, मुझे लग रहा है सर का थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो जैसे ही सर जुड़ेंगे जी, तो जैसे ही सर जुड़ेंगे तो फिर वापस हम आपके साथ जो है सर की राय जो है साझा करेंगे। जी सर, लोकेश सर प्लीज सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ सर, नाउ यू आर ऑडिबल सर। हाँ, मेरे नेटवर्क का थोड़ा जी, मैं ये बोला हूँ, देखो ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है स्टॉक पे, मगर जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेशन से नीचे है, खराब है। तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करें नया लेने के लिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरी जो पीएसयू कंपनीज के अगर रिजल्ट देखेंगे काफी अच्छा आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का खराब आया है, तो हो सकता है नहीं टूटे ज्यादा, बट बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन भी कम लग रहा है। तो अभी अवॉइड जोन में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अवॉइड जोन में रखने की सलाह यहाँ पर रहेगी। तो सर अभी बिकवाली तो नहीं करनी इनके पोर्टफोलियो में है? नहीं, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर, लेकिन करेक्शन जैसे मैंने बोला हो चुका है स्टॉक में अच्छा खासा, तो आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको? स्टॉप लॉस रखना है 235 का स्टॉप लॉस रखना है, 235 या 230 का स्टॉप लॉस रख लें। उसके नीचे जाए तो एक बार निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेल की बात कर लेते हैं। सेल के रिजल्ट्स आते हुए दिखे यहाँ पे। अगर आप सेल के रिजल्ट्स को देखेंगे यहाँ पे तो ऑपरेशनल प्रदर्शन जो है वो उम्मीद से बेहतर रहा है यहाँ पे। हालांकि देखिए नेट प्रॉफिट आपके सामने 10% नीचे गया है, रेवेन्यू में 14% की गिरावट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे एबिटा देखेंगे तो 6% नीचे है। एबिटा मार्जिन में देखिए 150 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर वन में करीब 309 करोड़ का एक मुश्त वन ऑफ नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, जो आपको साफ तौर पे स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तो आपको एबिटा जो है वो लगभग एक मजबूत स्थिति में देखने को मिलेगा यहाँ पे। स्टील की बेहतर कीमतें, जिसको रियलाइजेशन बेसिकली कहा जाता है, उनकी बिक्री जो है और वॉल्यूम में उसमें एक हल्की गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस्ड है। नेट डेट की बात करें तो वो लगभग स्टेबल है, 21,000 करोड़ 700 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव जो है वो बैलेंस शीट पे नहीं दिख रहा। लेकिन वरुण जी, फिर भी ये ओवरऑल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है सर, आपका क्या मानना है यहाँ पे? सेल पे क्या करना चाहिए निवेश को? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपने जैसे बात की उस तरीके से कि जो 309 करोड़ का जो एक उन्होंने एक हिट लिया है, उसके कारण यहाँ पर आपका जो इबिटा है काफी कम लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो पोल था करीबन 4000 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा यहाँ पर इबिटा करीबन 4400 करोड़ के हो से अगर 300 करोड़ का जो उन्होंने जो बुक नहीं किया होता, तो काफी बढ़िया रिजल्ट्स लग रहे हैं। साथ ही में अगर आप टेक्निकली आप देखेंगे तो काफी अच्छी एक यहाँ पर करेक्शन हो चुके हैं, करीबन 209 के अराउंड यहाँ पर हाई लगे थे। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट जोन, जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था करीबन 160 का, उसके आसपास आ चुका है। यानी पूरा जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट यहाँ पर ग्रेटेस्ट हो रहा है। और साथ ही में डेली चार्ट्स पर अपने 200 SMA के अराउंड आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल एक बाई बनता है, जो स्टॉप लॉस से करीबन आप 150 के अराउंड रखेंगे, और यहाँ से अगर रिवर्सल आती है तो स्टॉक के अंदर करीबन 175 तक के टारगेट बन सकते हैं अच्छे अर्निंग्स है। और यहाँ पर टेक्निकली भी मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। चलिए, टेक्निकल सर कह रहे हैं एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे, इस तरह की स्थिति दिख रही है यहाँ पे। इसी बीच में अंबाला मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए मैम। आज आप मैम ग्रीन पहन के हैं तो बाजार में ग्रीन ही रहने वाला है क्या मैम? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ जी प्लीज आज की मार्केट गैप अप हो रही है, एंड
मार्केट के ऊपर ही अगर एक तर्क देने की कोशिश करूं तो पिछली बार मैंने दो चीजों को, बाहर और घर के अंदर दोनों में जो गहमा गर्मी थी, क्योंकि अनरेस्ट था। एक इन्वेस्टर हमेशा चाहता है शांत माहौल, और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। और पिछली बार जो हम लोग लेवल डिस्कस कर रहे थे कि 23,700 इज द टारगेट जो निफ्टी में आना है, आ गया है। और इस बीच में अगर सिचुएशन सुधर जाती है तो फिर बाद में देख लेंगे क्या होना है, बट एज ऑफ नाउ तो संभाल लिया, वरना दिक्कत थी। रही बात बाकी बाहर की चीजें, तो एज इट इज हर शिव में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। क्रूड में हल्का फुल्का सा हम लोग देख रहे हैं, जो थोड़ी सी रिकवरी है वो टेक्निकल बेस पर है, बाकी कुछ खास बदलाव नहीं आया है जी। अच्छा मैम ठीक है, मार्केट की ना बात करके मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, निफ्टी फार्मा का इंडेक्स एक बार आप देखिए मैम, 25,500 के आसपास है मैम। आपको लग रहा है कि यहाँ पे टॉप अप बनता हुआ दिख रहा है मैम? क्योंकि पिछले कुछ समय में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है, वो ट्रम्प के कुछ चीज़ों के फैसले भी रहे मैम, लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ बाकी है या फिर टॉप बनता हुआ दिख रहा है आपको? फॉर लाइक 15 दिन के हिसाब से यस इट इज अ टॉप। अगर आप 15 से 20 दिन की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, इंडेक्स पर देख करके हर स्टॉक का एक्शन जब वो अलग होगा, जो चले नहीं है वो चलेंगे। बट अगर आप सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो आज आपका इंडेक्स 25,548 पिछले सेशन में क्लोज हुआ है, बहुत लाइकली है। मतलब जितना आराम से मैंने बोला है बहुत लाइकली, उतना ही लाइकली है कि 25,000 लगभग आपको मिले 100 पॉइंट ऊपर नीचे। तो कम से कम इतनी तो गिरावट मैं इंडेक्स लेवल पर निफ्टी फार्मा में देख रही हूँ। और आप देखिए जो 10% के टैरिफ की बात चल रही है, उन्होंने ऑटोमोबाइल और फार्मा को उससे अलग रखा है, तो समझने की बात ये है वैसे, तो फियर अभी भी वहाँ पे रह सकता है। अच्छा मैम, एक सवाल में रिजल्ट्स पे आना चाहूँगा, एनटीपीसी के रिजल्ट्स पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। एनटीपीसी के रिजल्ट्स आए और मैं रिजल्ट्स को अगर देखूँ यहाँ पर तो नतीजे जो है उम्मीद से बेहतर वो दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 12 से 15% का जंप साल दर साल के हिसाब से आया है। हालांकि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है आप ये देखिए, हाँ नंबर्स जो है, रेवेन्यू में 7-8% का जंप है यहाँ पे, एबिटा 29% का जंप है यहाँ पे। इसके अलावा एबिटा मार्जिन भी देखें तो 530 बेसिस पॉइंट का 26.5% से बढ़ के 32% पे आ गया। अच्छा, इसमें जो क्षमता का जो विस्तार है यहाँ पे, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर आप ऑपरेशनल प्रदर्शन देखें कैसे कि जो स्टैंड अलोन पावर जनरेशन है वो बढ़ता हुआ दिखा, सोलर प्लांट जो यूटिलाइजेशन है उसमें भी सुधार देखने को मिला, और कोल प्लांट अवेलेबिलिटी जो है उसमें भी यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। और कैपेक्स प्लान जो था यहाँ पर उसको लेके जो है मैं देख रहा था यहाँ पे कमेंट्री को लेके यहाँ पे, तो उसमें भी जो है कंपनी कह रही है कि अभी हम लोग उसको और तेज़ी से FY 27-29 के दौरान बढ़ाते हुए दिखेंगे यहाँ पर। मैम आप कैसे देख रहे हैं एनटीपीसी के रिजल्ट्स को, और निवेशकों को क्या करना चाहिए यहाँ पर? एनटीपीसी ग्रीन को लेकर हम लोगों ने चर्चा की, अब इसके नतीजे आए, क्या मैम सलाह रहेगी आपकी? जी, तो एनटीपीसी की छोटी बहन एनटीपीसी ग्रीन मेरे पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी रखा हुआ है। नाउ सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपने बताए, एक और चीज हमको सिर्फ मैं उसको अंडरस्कोर करूंगी, बाकी आपने सबको सामने रखा है अच्छे से। एसेट्स अगर हम देखेंगे 2017 से अब धीरे धीरे करके एक समय था जब 2,55,000 करोड़ की एसेट्स थी इसके पास, आज जब हम 26 में बात करें तो डबल हो गई है। तो इस बीच में क्या स्टेडी ग्रोथ थी, चल रही थी, धीरे धीरे एक और जंप समझना है, एक बड़ा सा जंप हमको देखने के लिए मिला 21 के बाद में। तो कंपनी अपनी जो एसेट्स है अगर आप उनको समझ ले तो वो ग्रो कर रही है, और जो अभी ऑपरेटिंग, मतलब आप इसको अगर मैं नटशेल में समझाने की कोशिश करूं, इट्स ऑन ट्रैक। और जहां आपको मौका मिले इन्वेस्टमेंट के लिए मौका है। अब किसी ने 2 साल पहले लगाया तो वे काम से, लेकिन अगर आप आज लगा रहे हैं पैसा अपने, मतलब इस जुलाई में, अगस्त में अगर आप पैसा लगाने की कोशिश करें 26 में, तो आप समझिए कि अगले 2 साल में आपको इसमें अच्छी मूवमेंट होते हुए दिख जाएगी, प्रोवाइडेड दी फोकस, प्रोवाइडेड दी प्राइस चार्ट जो कि अभी काफी गिर चुका है और पिछले 2-3 साल में मतलब कुछ खास नहीं कर पाएगा एनटीपीसी। तो इसीलिए यहाँ पर एक उम्मीद है, और उससे भी ज्यादा सपोर्टेड बाय नंबर्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड प्राइस, अभी सब सपोर्टिव है। 2 साल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है ये मौका है। क्या टारगेट्स रह सकते हैं मैम आगे के लिहाज से जो आप लॉन्ग टर्म के दे रहे हैं? देखिए 2 साल का एक टारगेट जो मतलब बीच में हर्डल्स आएंगे, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आपका 15 से 20% करंट प्राइस से ऊपर नीचे काम करे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग 2 इयर्स, हर्षी आराम से 435 रुपए का टारगेट है। और आज जब मैं ये बात आराम से बोल रहा है, मतलब इससे ऊपर भले ही हो, इससे कम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आज जब हम ये बात बोल रहे हैं तो इट इज ट्रेडिंग एट 345 राउंड फिगर, और जिस टारगेट की मैं बात कर रही हूँ 2 साल में 35% और लगभग 25% है वो, ये मिनिमम है। इसको हो सकता है, मैंने इसमें सारे ऑड्स, मतलब
अगर बहुत कोई बड़ा मूवमेंट नहीं भी हुआ, इतना तो तब भी होगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो की मूवमेंट मुझे दिखती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एनटीपीसी की बातों की। लोकेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुर्गप्पा ग्रुप का कंपनी है सीजी पावर सर, उसके रिजल्ट्स आए सर, तो उनके रिजल्ट्स को मैं समझना चाहूँगा आपके ज़रिए सर। यहाँ पे दर्शकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने इसके ऊपर जो है पूरी थीम के ऊपर फोकस किया है। अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू जो है वो बड़ा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उसके हिसाब से जो है कुछ खास रहा नहीं, कमज़ोरी साफ तौर पे देखने को मिली है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन जो है वो भी 12% का डिप दिखा रहे हैं यहाँ पे, और कंपनी को जो रेलवे से जुड़ा जो यहाँ पर था वन ऑफ प्रोविजंस जो है वो करने पड़े यहाँ पर। सेमीकंडक्टर बिजनेस पे मार्जिन प्रभावित होने का रीज़न भी यही है यहाँ पे। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उसमें बहुत अच्छा जंप है, 84% का जंप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो कुछ वैल्यूएशन को लेके ज़रूर है यहाँ पे कि वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है यहाँ पे, लेकिन वो सर ही हमारे बताएंगे यहाँ पे। और जो कवच प्रोजेक्ट्स था उसके भी 4 से 6 हफ्ते की मंजूरी जो है खबरों में चल रही है कि उस तरह की मंजूरी मिलती हुई दिख सकती है। सर कैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस ओवरऑल रिजल्ट्स को? यहाँ पर रिजल्ट काफी अच्छा है हर्षी, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, जब कोई कंपनी एक्सपेंशन मोड में जाता है, जैसे आपने सेमीकंडक्टर की बात की, वो अभी एक्सपेंशन मोड में है, अभी उसका बिजनेस उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, आपको रिजल्ट में उतना वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। ये 800 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स कर लिया है पिछले 1 से 1.5 साल में, तो उसका जो आउटकम होगा वो अभी तक आया नहीं है, तो आपको वैल्यूएशन में दिखेगा आपको ज्यादा महंगा है। पर मुझे लगता है ये अगर स्टॉक करेक्शन लेता है और किसी वजह से आपको 800 रुपए, 820-30 रुपए मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। रिजल्ट मेरे हिसाब से इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है, एंड ज्यादा कोई खराब है नहीं रिजल्ट में। और अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आपको मिलता है बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट और 10% के नीचे मिलता है, तो इसको लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक का भी मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है धनंजय मिश्रा जी का सवाल है। वरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कह रहे हैं हर सर एचडीएफसी बैंक जो है 413 शेयर्स हैं 742 के भाव पर। और सर खबरें भी यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक के पता नहीं खबरें लगातार बनी हुई हैं नेगेटिव। यहाँ पे एक और खबरें निकल के आई कि जो इन्वेस्टिगेशन है यूएस की लॉ फर्म्स जो हैं उनकी तरफ से जो है जो सिक्योरिटीज़ वॉल्यूशन को लेकर इस तरह की खबरें निकल के आई है। आपका क्या मानना है सर, एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से यूएस फर्म के अंडर लेंस में आता हुआ दिख रहा है, क्या आप मान रहे हैं कि एक डेंट पड़ता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक के अंदर काफी बड़ी सेलिंग प्रेशर है। करीबन लास्ट वीक आप देखेंगे 10% के अराउंड यहाँ पर डाउन है। क्वार्टरली अपडेट्स काफी बेटर आए थे, बट यहाँ पर अर्निंग्स के बाद मार्केट को जो बैंक्स का जो अर्निंग पेश किए वो अच्छे नहीं लगे। निम्स पे प्रेशर था, कासा पर भी आप देखेंगे तो काफी बड़ा प्रेशर था। उसके कारण आप देखेंगे तो बैंक वापस अपना जो सपोर्ट जोन था जहां से एक बेस बनाया था वहीं पे आता दिखा। अब 740 730 का काफी क्रिटिकल जोन है। अगर हमारे जो दर्शक है उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशनिंग की है तो करीबन 730 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर 730 725 के नीचे जा रहा है तो आप देखेंगे तो जो 4 मंथ का एक कंसोलिडेशन फेज था, जो अंतनु चक्रवर्ती ने जो रिजाइन किया था उसके बाद का जो एक बड़ा मंथली कैंडल था, उसके बाद के जो लगातार 4 कैंडल में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था वो ब्रेक होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं 678 650 के जोन आते दिख रहा है यहाँ पर स्टॉक के अंदर। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आप बिल्कुल स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पर जो गिरावट आ रही है वहां पर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म व्यू है तो 730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अंबाला मैम आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। मैम इसके रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं और रिजल्ट्स जो है मुनाफा जो है काफ़ी मजबूत दिख रहा है नतीजों के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37% बढ़ा है यहाँ पर। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 30% YoY जो है उसमें जो है साफ तौर पर उसका सहारा मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये है कि एडवांस लोन अगर मैं देखूँ, लोन बुक देखूँ तो वो 23% बढ़ी है, डिपॉजिट 24% का जंप है। NIM जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं उनके ऊपर ज़रूर एक दबाव देखने को मिला, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। और नेट NPA की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें तो हल्का सा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। ग्रॉस NPA में भी देखिए हल्का सा जो है यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमज़ोरी है और बैंक की तरफ से 100 नई जो ब्रांचेज है उसको खोलने को लेकर उन्होंने यहाँ पर जो जानकारी दी है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने नंबर है मैम, नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो 32% दिख रही है। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर? एसेट क्वालिटी अभी भी नियंत्रण में है यहाँ पर, लेकिन हाँ ये है स्लिपेज जो है वो हल्के से स्लाइटली से बढ़ते हुए दिखे मैम। यस हर्षी, इस मार्केट में एनपीए मार्केट अच्छा पसंद नहीं करेगी, तो सारे पैरामीटर्स एक तरफ, और यस बैंक को देख लीजिए जिसने प्रोविजनिंग की थी,
अभी तो एनपीए तो निकाले ही नहीं थे, सिर्फ प्रोविजनिंग किया तो मार्केट ने उसको रेंट किया है। तो एनीवेज एयू बैंक एक स्ट्रेंथ में है, प्राइस चार्ट पर ग्रोथ में है, रेवेन्यू है, सब चीज ठीक है। तो इस नंबर के बदौलत जो अभी ये रिजल्ट्स आए हैं, इन रिजल्ट्स के बदौलत समथिंग लाइक एक रेंज मुझे समझ में आती है, और वो एक एक्यूमुलेशन रेंज होना चाहिए। अगर आप करीब करीब 3 क्वार्टर्स का आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, कर सकते हैं, मतलब खराब नहीं, लेकिन कॉशियसली उस रेंट की वजह से प्राइस आपका हो सकता है 900, अभी पिछला सेशन क्लोज हुआ था 1004 पर, तो 935 और 980 इस रेंज में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आ सकता है। वहां आप अपनी बाइंग शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं, कुछ खराब नहीं है, सच कुछ खराब नहीं है, मतलब एकदम से जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी गिरावट है वैसा सिनेरियो नहीं है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिस्काउंट आएगा, जिसको आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो पोजीशन को होल्ड करिएगा जिनके पास है। एंड दोज आर प्लानिंग टू बाय न्यू, तो जो रेंज डिस्कस की है उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। देखिए फिलहाल जब आप बैंक्स में पैसा लगा रहे हैं, मैंने बैंक्स बोला है, कोई भी बैंक आप उठाइए, ट्रेड करने से बचिए, इन्वेस्टमेंट प्लान करिए वाइजली, उतना लगाइए जो आप होल्ड कर सकते हैं, साल भर 6 महीने कम से कम, तो पैसा बनेगा, वरना परेशान होंगे। ठीक है। अच्छा मैम, माला मैम, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे जो आप हमारे दर्शकों को एक प्रेफरेबल पिक्स के तौर पे देना चाहेंगे? जी, वन इज रिको ऑटो, आज ठीक ठाक लग रहा है और चल सकता है। रिको ऑटो 139 पर क्लोज हुआ पिछले सेशन में, हम ये मान के चल रहे हैं कि 136 140 की रेंज में आज मिल जाएगा। इसके चलते 148 160 ये दो टारगेट के लिए रिको ऑटो में एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस जाएगा 130, बस इतना स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। एक और मैम काउंटर टारगेट क्या है दिए रिको ऑटो के मैम आपने? 148 एंड 160। अच्छा 160 तक के टारगेट्स। जी मैम, दूसरा शेयर कौन सा रहेगा मैम? हाँ जी, दूसरा है, ये छोटा काउंटर है, हमने अपने मेंबर्स को इसमें रिकमेंडेशन दे रखी है, कंपनी साइज इज वेरी स्मॉल, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप करिए। आई एम कन्विंस्ड, हमने इसको 1400 समथिंग पे बाय किया, 2000 आ गया है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर टारगेट। और मैं बात कर रही हूँ जीआरपी लिमिटेड की, जो कि टायर रिसाइकलिंग करती है, मतलब रिसाइकलिंग में है इसका बिजनेस। और इसको पिक करने का रीजन है कि जो अभी पॉलिसीज है जो आई है, तो बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में नहीं जा रहे अभी, लेकिन जीआरपी स्टॉक लिमिटेड का नाम क्या है? जीटीआर, जीआरपी, जीआरपी, ओके ओके मैम। तो क्लोज टू 1970 से 2000 की रेंज में मिली, खरीदारी कर सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें तो, हमने किया है। और 2000 से लेकर के 2500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए, और करीब करीब 15 दिन से 20 दिन का व्यू लेकर के जाइएगा। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है आपको, 1830 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए। एंड आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि इसमें मौके हैं, ये दोनों काउंटर जो पिक किए हैं चल सकते हैं आगे भी। ठीक है। वरुण जी, क्योंकि आपने देखिए वायदा बाजार के लिए तो बताया हमारे दर्शकों को पिक, अब कैश मार्केट को लेकर कुछ है सर आपके रडार पर? जी बिल्कुल। देखिए हर्ष भाई, आप देखेंगे तो बाटा की आप बात करेंगे तो बाटा में काफी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली, और एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर 640 650 के जोन के अंदर यहाँ पर एक्स्टैब्लिश हो रहा है, और ये बड़ी गिरावट आई तब भी आप देखेंगे तो कल के सत्र में, फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे काफी अच्छी एक कैंडल बनी थी, और वो एक बुलिश इंगल्फिंग है डेली चार्ट्स पर। यहाँ पर एक ब्रेकआउट की संभावना लग रही है, करीबन 775 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। आपका जो रेंज है करीबन 670 से लेके 690 में आप बाय करिए बाटा। 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर 800 तक के टारगेट बन सकते हैं। आपका व्यू जो है करीबन 3 to 6 मंथ्स का होना चाहिए। यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, और यहाँ पर एक बाई हो सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो Q1 जनरली उनके लिए अच्छा होता है जब स्कूल ओपनिंग होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बिक्री उनकी यहाँ पर बढ़ती है, तो Q1 के अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही में उन्होंने मैनेजमेंट जो चेंज किए हैं उसी का भी एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है, तो यहाँ पर हम बुलिश है, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए सर, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, और अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं यहाँ पर कि रिजल्ट्स का रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा 800 के तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, तो जो दर्शक हैं उम्मीद करते हैं कि ये भाव दिखे यहाँ पर। तो बाटा इंडिया हो गया पहला स्टॉक, से दूसरा कौन सा रहेगा सर? बाटा इंडिया ये आज, और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, अगर कोई ठीक है सर, कोई मिलता है तो आप अपडेट कीजिए। लोकेश सर, वही सवाल सर आपसे भी, क्योंकि जब हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ पे तो उनसे दर्शकों के सवाल यही रहते हैं कि सर कुछ बताइए कोई बेहतर विकल्प। जी, लास्ट वीक हमने एक स्टॉक दिया था MBAPL, मध्य भारत एग्रो, आपको याद हो तो। जी सर। 138 में दिया था, 148 चल रहा है, और उसी को ही वापिस रजिस्ट्रेट करते हैं, टारगेट रिवाइज करके 165 175 कर रहे हैं, हमारा 155 का टारगेट था।
और इसको बढ़ा के 165 175 कीजिए और स्टॉप लॉस बढ़ा के 137 136 का कर लीजिए। मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक ये 7-8% चल चुका है जहां से हमने दिया है, और यहाँ से मुझे लगता है और भी 8-10% चल सकता है ये स्टॉक। तो कंटिन्यूअस इसी स्टॉक को होल्ड रखें, और जिसने बाई नहीं किया कैन बाई करंट लेवल एज वेल। वाह सर, मतलब ये बल्कि आपने ये अच्छा मेंशन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है लगातार देखते रहते हैं, लेकिन ये स्टॉक मुझसे मिस हो गया था। लेकिन किस तरीके से शानदार जो है वो तेज़ी रही है इसमें, और आगे भी सर 175 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं आपसे। जी जी जी, आगे हम जल्दी से बेचेंगे नहीं, इसको शायद रिवाइज करेंगे वापस। मेरा स्टाइल वैसा ही है कि एक स्टॉक को पकड़ते हैं उसको खींचते रहते हैं जब तक चलता है। हाँ। तो आगे भी बात करेंगे जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए डाउन साइड में। नहीं, जब तक पूरा सर खींचना निचोड़ ना लें उसका पूरा जूस, तब तक हम लोग जो है उसको, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे इसके रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो मजबूत नंबर जो है वो निकल कर आए हैं। हालांकि जो हमारे गेस्ट है वो बेहतर बताएंगे। नेट प्रॉफिट 132% का जंप है। नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ती हुई दिखी है। अगर आप ग्रॉस NPA बात करेंगे तो आप ये देखिए हल्का सा यहाँ पे डिप दिखेगा, नंबर बेहतर दिख रहे हैं। नेट NPA में भी देखिए डाउनफॉल दिखेगा आपको। प्रोविजनिंग भी जो है वो घटते हुए दिखे हैं। 31% की गिरावट है, काफ़ी ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ के हिसाब से नहीं, एसेट क्वालिटी के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बेहतर है। स्लिपेज रेशियो जो है वो घट गए हैं, 22 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गए। रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे 1% के पार। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 9% के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। तो ये ओवरऑल नंबर्स जो हैं ये IDFC फर्स्ट बैंक के। अंबाला मैम, इन रिजल्ट्स के हिसाब से क्या तस्वीर बन रही है और क्या करना चाहिए निवेशकों को मैम? निवेशकों को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि लेकिन समय फिर से सेम स्टेटमेंट, बैंक्स में पैसा लगा रहे हो तो ट्रेड मत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, निवेशक बनिए। और आज एक 80 के आसपास है, अगर 80 और 76 तक भी मिलता है इस पूरे हफ्ते में, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 70 पर लगाकर चलिएगा, और अब जो टारगेट है इस साल के हाई बनने की एक्सपेक्टेशन में ये निकलेगा फिर। तो फिलहाल बाय की सलाह और बाय एंड होल्ड की सलाह के साथ में आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 94 के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और पहली रिकमेंडेशन रह चुकी है। एक बार स्टॉप लॉस लिया, फिर उसके बाद दोबारा एंट्री दे दी थी टाइम से, एंड उसके बाद तो फिर 65 से 80 तो अभी आया है। ठीक है। एक MD के नाम से एक दर्शक ने ID बनाई है और ये NHPC के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट कीजिए NHPC में क्या मैं होल्ड करूं। तो सर अगर आप एक लेवल दे देते तो और अच्छा रहता है, लेकिन मैं एक बार लोकेश सर से पूछ लेता हूं। सर NHPC कैसा लग रहा है आपको अभी? मतलब 100 की उम्मीद करते करते ये 79 पर 80 पे बैठा हुआ है सर। लोकेश सर आपको आवाज़ आ रही है? चलिए मैं वरुण सर आपसे लेना चाहूँगा NHPC को लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी? जी देखिए अर्ज यहाँ पर आप देखेंगे तो NHPC एक रेंज बाउंड स्टॉक है। एक आप रेंज में कारोबार कर रहा है स्टॉक, करीबन 70-72 का एक डाउन साइड है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 84-85 के जोन में यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है। यहाँ पर फ्रेश रिवर्सल के कोई साइंस नहीं हुए, एक बेस बिल्डिंग यहाँ पर हो रहा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो रही है, और यहाँ पर 75-76 का जो जोन है यहाँ पर एक हायर बेस बन रहा है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 76 के या 75 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में 84-86 के टारगेट आ सकते हैं। जब ये स्टॉक 90 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल के साइंस बन रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे तो जो एक बड़ा रेंज है काफी 2 साल से यहाँ पर चल रहा है, और वो रेंज ब्रेकआउट हो सकता है 90 के ऊपर, तब तक स्टॉक एक रेंज में रह सकता है। ठीक है। तो चलिए, मुझे लगा लोकेश सर हमारे पास आ गए। सर ये रतन इंडिया को कैसे देख रहे हैं आप? रतन इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं तो मैं आपसे समझना चाह रहा था सर इसके रिजल्ट्स को लेके। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर आप देखिए, पिछले साल जो थी कंपनी लॉस में थी, करीब 13 करोड़ के आसपास टर्न अराउंड होती हुई दिखी है। यहाँ पे 45 करोड़ के 46 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू को देखेंगे तो रेवेन्यू में 3% का डिप दिखेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एबिटा की बात करेंगे यहाँ पे तो 29% की बढ़त बनाता हुआ दिखा है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन में 390 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ है, 11.8% से बढ़कर 15.7% पर आया है। सर रतन इंडिया को लेकर क्या आपका मानना है यहाँ पर?
सर ये टर्न अराउंड स्टडी बन सकती है, बट टेक्निकली अभी ना कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, और ये डाउनसाइड जो दिख रहा है अभी भी मुझे यहाँ पर कोई बाइंग तो नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करें। एक बार इसको मार्केट को देखने दें, मार्केट किस तरह से मूव आता है स्टॉक पे, उसके बाद देखेंगे। अभी जब तक ये स्टॉक 200 या मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड ना करे, जो 39-40 रुपीज है, तब तक मैं इसमें बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। अच्छा, तब तक बाय करने की यहाँ पे सलाह नहीं है यहाँ पे। और क्योंकि सर बहुत लोगों ने नीचे के भाव से भी यहाँ पे खरीदारी की थी, अब नीचे मतलब अभी समझिए कि ऊपरी स्तरों से मतलब, और उसके बाद काफ़ी नुकसान लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखा है सर यहाँ पर। तो उनको भी क्या सर, जो अभी तक बने हुए हैं यहाँ पे इसी विश्वास के साथ, तो क्या रहना चाहिए या फिर सर निकलना चाहिए, ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत ऊपर के भाव मिले तो? जब आप बोल रहे हो ना जो बने हुए हैं और ऊपर के लेवल से, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। पहला बात तो ये सही है। जो ऊपर का जो 40-60-70 लेके बैठे हुए 30 रुपया हो गया जी, वो बेचे नहीं है, तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, उसको तो लॉस इससे ही कवर करना है, तो वो बने रह सकते हैं। एज ए एनालिस्ट हमें स्टॉप लॉस देना है, इसलिए हम स्टॉप लॉस जरूर दे देते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 25 रुपीज का। अगर रिजल्ट अच्छा आया, जो लग रहा है टर्न अराउंड हो सकता है, तो वापस इसमें मूव आ जाए 35-40 रुपीज तक, तो अच्छा है। आपका लेवल ऊपर है, जब तक कॉस्ट टू कॉस्ट ना आए, आप स्टॉप लॉस टू ट्रायल करते रहें। मान लीजिए 40 हो जाए तो स्टॉप लॉस आप 33-34 रख ले, अगर आप रखना चाहते हैं तो। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। और एक दर्शक हमारे जो प्राइम मेंबर बन गए, गोपी केशवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। कुछ रिजल्ट्स की मैं और एक और बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स और भी आते हुए दिखे यहाँ पे। एक रिजल्ट्स जो था यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस के ऊपर मैं बात करूँ उससे पहले एक बार चलिए श्रीराम फाइनेंस के ऊपर ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। अंबाला मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। श्रीराम फाइनेंस को देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ा है यहाँ पर, करीब 9% की जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है इसने, जो कि कंपनी के इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर है अब तक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए मित्सुबिशी UFJ जो फाइनेंशियल ग्रुप है, उससे फंडिंग का जो है वो फ़ायदा मिलता हुआ देखा। अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें हम लोग। AUM के हिसाब से देखिए ग्रोथ तो काफ़ी मजबूत रही है, 15% का साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जबकि डिसबर्समेंट देखें यहाँ पे, तो जो डिसबर्समेंट रेशियो है वो भी काफ़ी मतलब ऊपर जाती हुई दिखी है, और पिछले कई क्वार्टर से काफ़ी ऊपर गई है यहाँ पे। बैलेंस शीट को देखें, काफ़ी मजबूत दिख रही है यहाँ पे, कंपनी के पास यहाँ पर पैसा साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। और जो एक चिंता ज़रूर है एसेट क्वालिटी को लेकर, उसमें एक हल्की कमजोरी देखने को मिली है। मैम क्या किया जाए श्रीराम फाइनेंस को लेकर? कई बार हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे, कभी बजाज फाइनेंस को लेकर, कभी श्रीराम फाइनेंस को लेकर, आपका क्या मानना है? देखिए कंपनी जो अपना रेवेन्यू कहाँ से लेती है वो समझना जरूरी है, देन विल गेट एन आंसर कि आगे क्या हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स, और कमर्शियल से इसका लगभग 46% और पैसेंजर से लगभग 21% इसका रेवेन्यू आता है फाइनेंसिंग करके। तो अभी हाल फिलहाल इंडस्ट्री में यूनिट्स बढ़े हैं, सभी के ज्यादा यूनिट्स जो बढ़ते हुए दिखे हैं, तो बहुत लाइकली था, ये एक्सपेक्टेड था कि इनके भी नंबर अच्छे ही आएंगे। अब आगे करना क्या चाहिए? एक और चीज जो हमें यहाँ पर समझना है कि पिछले शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आया है हर्षी, एंड दैट इज कि अगर आप FIIs को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इट इज इंक्रीज बाय 2.14%, और Q-on-Q बेसिस पर समथिंग लाइक 9% से ज्यादा का सर्ज मिला है। तो ये इस गिरती हुई मार्केट में, गिरती हुई मतलब FII प्रोस्पेक्ट से, जहां पर FIIs लगातार बेच रहे हैं, इस कंपनी में उन्होंने 9% से अपने इस क्वार्टर में अपनी मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। इट्स अ बिग सर्ज। करना क्या चाहिए? डिप मिलेगा लगभग 980 तक, आज अगर गैप अप हो गया, शांति से बैठिएगा, एक मौका आपको मिलेगा 980-975 के पास पे, वहां आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। और पॉसिबली मैं इसमें से ना जल्दी निकलने की सलाह नहीं दूंगी। एक बार एंट्री ली, क्या बोलते हैं उसको, कुंडली मार के बैठ जाना, या तो दैट इज कुंडली मार के बैठ जाओ, और 1400 रुपए के टारगेट के लिए आराम से इसको काम करने दो। हो सकता है 6 महीने लगे या 1 साल लगे, लेकिन वही है इसका अगला टारगेट। तो खरीदिए और आराम से इसको काम करने दीजिए। एक आखिरी स्टॉक हम लोग इस शो के अंदर, मतलब 9:30 तक ये शो रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन ये जो सेगमेंट है हॉट स्टॉक, इसके ऊपर मैं एक स्टॉक लूंगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के और भी सवाल हैं। स्पंदन सुफूर्ती, वरुण जी मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे। और ज़ोरदार वापसी देखने को मिली है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कारोबार के हिसाब से यहाँ पर मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें एक अच्छा जंप जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी लॉस में थी, प्रॉफिट में आती हुई दिखी है यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक अच्छा सुधार है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर। और आप ये देखिए जो मैं और भी चीज़ देख रहा था टारगेट को लेकर, FY 27-28 को लेकर जो कंपनी है वो करीब 6000 करोड़ से ज़्यादा का AUM को लेकर टारगेट चल रही है, और FY 28 के हिसाब से 10,000 करोड़ के आसपास का।
आप इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? जिस तरीके से मजबूत डिस्बर्समेंट निकल के आया, एसेट क्वालिटी का ग्रोथ निकल कर आया है यहाँ पर, जो सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, क्या मानना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए आपने बताया जिस तरीके से आपने जो नंबर्स रखे काफी बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं, टर्न अराउंड भी लग रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो वीकली और मंथली चार्ट पर स्टॉक में टेक्निकली एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और एक यहाँ पर बेस बिल्डिंग प्रोसेस में यहाँ पर चल रहा है। फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, करीबन 11% के अराउंड यहाँ पर स्टॉक डाउन था। तो आई थिंक मार्केट को जो नंबर है वो पसंद नहीं आए थे, बट अपने जो 200 SM है उसके अराउंड यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और साथ ही में एक जो लोअर हाई लोअर लोस के जो पैटर्न है यहाँ पर स्टॉक ने एस्टैब्लिश किए है। 225 के अराउंड एक काफी अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो है करीबन 225 के अराउंड ले सकता है। काफी बड़ी डाउन ट्रेंड है, अभी भी आप देखेंगे तो रिवर्सल के जो एग्जैक्टली साइंस लग रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। जब तक स्टॉक अपना 288 290 का जोन यहाँ से पार नहीं कर लेता तब तक यहाँ पर स्टॉक के अंदर सेल ऑन राइस हो सकता है। 300 के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट लग रहा है, तब तक यहाँ पर स्टॉक एक रेंज बाउंड कारोबार कर सकता है, करीबन 240 235 से लेके 280 के जोन के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 300 के ऊपर फिर हम एक बार एंट्री करने की यहाँ पर सोच सकते हैं। तो चलिए, जो ये जो पूरा सेगमेंट हॉट स्टॉक्स का हम लोग फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो आपके पोर्टफोलियो वाले जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर चर्चा करके आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा जी। अब हम